सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जिसका नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि इसका कितना अजीब सा नाम है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है। तो थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड था, ये सबसे पहले था आईडीएफसी लिमिटेड। और आईडीएफसी लिमिटेड का काम क्या होता था, जो कॉर्पोरेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ये कंपनी फाइनेंस के लिए जानी जाती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि ये क्या की गवर्नमेंट बैकअप कंपनी थी। गवर्नमेंट का इसमें 34% तक स्टेक था। क्या करते हैं, ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है जो आईडीएफसी लिमिटेड है, और गवर्नमेंट उसके बाद उसमें से अपना जो स्टेक है वो वापस ले लेती है और इसको एक बैंक का दर्जा दे देती है आरबीआई के थ्रू। तो ये क्या बन जाता है, आईडीएफसी बैंक बन जाता है इसका नाम। उसके बाद क्या करती है ये कंपनी, जो ये बैंक है आईडीएफसी बैंक है, ये कैपिटल फर्स्ट नाम की एक जो एनबीएफसी है, अगर आपको एनबीएफसी नहीं पता है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि लोन्स वगैरह दे सकती हैं, बैंक की तरह ही होती है पर बैंक नहीं होती। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि कैपिटल फर्स्ट नाम की एनबीएफसी के साथ में अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, और इनिशियल तौर पर ये अपना जो ऑपरेशंस है वो किसमें चलाते हैं, पहले ये चलाते थे जो कॉर्पोरेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें चलाते थे, कॉर्पोरेट बैंकिंग वगैरह में चलाते। लेकिन ये जो आईडीएफसी जो कैपिटल फर्स्ट था, कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी थी, इसकी एक्सपर्टीज थी रिटेल बैंकिंग में। तो इसके साथ ये जुड़ के फोकस करने लग गए, रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों में ये फोकस करने लग गए। फिर लास्ट में क्या होता है, जो आईडीएफसी लिमिटेड इनसे अलग हुआ था जिससे ये बैंक बना था, वो भी रीमर्ज हो जाता है, इसके साथ में जुड़ जाता है। तो अब ये तीनों मिला के कि आईडीएफसी बैंक भी है इसके अंदर, आईडीएफसी लिमिटेड भी है, और कैपिटल फर्स्ट नाम की जो एनबीएफसी है वो भी इसी के अंदर है। तो इसी के लिए इसका नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड रखा हुआ है। तो करते हैं इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इसके। देखो कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कराती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करा देती है ये जो कंपनी है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, लोन्स वगैरह, जैसे जो सप्लाई चेन फाइनेंस होता है, भाई बिजनेस वगैरह में सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है ना, एक कंपनी को एक्सपेंड वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करा देते हैं। वेंडर लोन होते हैं, जो डीलर वगैरह को, डीलर और वेंडर के लोन्स वगैरह होते हैं, बनाते हैं जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर वेंडर और डीलर। उसके बाद में क्या होता है, फैक्टरिंग के लिए, यानी फैक्ट्री अगर लगाना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद में ट्रांजिशनल सर्विसेज, यानी कैश मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी दे देते हैं। अब कैश मैनेजमेंट सर्विसेज क्या हुआ कि जैसे आप कोई बिजनेस चला रहे हो और उसको कैश को मैनेज करने के लिए, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट है, किसी तरह का कोई टूल्स रिक्वायर्ड है, तो ये करा देते हैं इस तरह का भी, जिससे कि आप कैश फ्लो को भी मेंटेन कर पाओ और अपने एक्सपेंसेस को जो है रिड्यूस कर पाओ। उसके बाद में एस्क्रो सर्विसेज। अब ये एस्क्रो सर्विसेज क्या है, एस्क्रो सर्विसेज में मीडिएटर सर्विसेज, कि जब कोई बड़े लेवल पे, मतलब आप कोई कंपनी चला रहे हो, कर रहे हो, तो और कोई एसेट खरीदते हो कोई भी, तो जब आप एसेट खरीदते हैं उसको लीगल तौर पर खरीदा जाता है, तो उसमें कई सारे ना मतलब विटनेसेस वगैरह की जरूरत होती है, गारंटर्स की जरूरत होती है। तो बैंक क्या करता है, खुद गारंटर बन जाता है उसके बीच में। तो ये भी है इनका। उसके बाद में सिंडिकेशन की सर्विसेज, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आप कोई अगर प्रॉपर्टीज लेते हो, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिंग करते हो, तो उसके अंदर ये आपको गाइड कर देते हैं कि इस चीज में, इस एसेट में कितना रिस्क है आपका। तो इस तरह की सर्विसेज भी ये इसमें दे देते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की। अब रिटेल बैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले डिपॉजिट की बात करते हैं। तो डिपॉजिट में क्या करते हैं, ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों तरह के अकाउंट्स ये ओपन करते हैं। उसके बाद में ये जो सेविंग अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट भी इनका बहुत अच्छा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो इनका कासा यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। उसके बाद में क्या होता है, लोन सेगमेंट। लोन में ये क्या करते हैं, भाई पर्सनल लोन भी दे देंगे, होम लोन्स भी दे देंगे, ट्रैवल लोन भी दे देते हैं, गोल्ड लोन भी दे देते हैं, एजुकेशनल लोन भी ये दे देते हैं। तो किसी भी तरह का कोई लोन हो तो वो भी ये आसानी से प्रोवाइड
करा देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रेडिट कार्ड का इनका पोर्टफोलियो है देने के लिए, लो इंटरेस्ट पे देते हैं और लाइफ टाइम उसमें क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह भी ये होते हैं इनके क्रेडिट कार्ड्स में। उसके बाद में वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज, यानी कि म्यूचुअल फंड्स हुआ, बॉन्ड्स हुए, है ना, किसी तरह की कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुई, या जैसे डीमैट वगैरह ओपनिंग करना, ट्रेडिंग अकाउंट्स वगैरह, डेरिवेटिव्स वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी सारा इनका काम है। उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह का, जैसे जो जनरल इंश्योरेंस हुआ, लाइफ इंश्योरेंस हुआ, ट्रैवल इंश्योरेंस हुआ, है ना, हर तरह का इंश्योरेंस ये करते हैं। उसके बाद में जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं, जैसे मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, यूपीआई, फास्टैग, या जो आधार कार्ड रिलेटेड जो विड्रॉल वगैरह कर लेते हैं बैंक्स वगैरह से, तो रूरल एरियाज में काफी देखने को मिलता है, उस तरह की भी सर्विसेज ये दे देते हैं। ट्रेजरर सर्विसेज, ट्रेजरी सर्विसेज में क्या होता है कि ये जैसे मैनेजेस करते हैं बैंक्स अपना पोर्टफोलियोज वगैरह जो है। उसके बाद में जो लैंडिंग और बोरोइंग को भी मैनेजेस करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, या जिस तरह से ये डेरिवेटिव्स वगैरह का मार्केट हो गया तो उसको भी करते हैं, या अदर बैंकिंग सर्विसेज, जैसे ये थर्ड पार्टी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। उसके बाद में रूरल और माइक्रो फाइनेंस वगैरह भी करते हैं, रूरल एरियाज में लोन्स वगैरह देते हैं, जिसमें 60% लोन ये महिलाओं वगैरह को ही देते हैं, जिससे क्या है महिला सशक्तिकरण वगैरह भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, ये बैंक वगैरह को एनालाइज करने के लिए ना 2-3 चीजें बहुत मेन होती है। एक उसकी बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से उसकी एसेट क्वालिटी का भी पता चलता है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है, लगभग जो प्राइस चल रहा है इसका 1-1.5 गुने पे चल रहा है, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं पे अंडर वैल्यूड है। और दूसरी चीज जो है, इनके जो एनपीएस हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनको बोलते हैं, यानी कि अगर ये 100 लोगों को लोन देते हैं तो उसमें से 99% लोग इनका लोन वापस कर देते हैं, 1-आधा% जो होता है इनका वो वापस नहीं होता या किसी वजह से फेल हो जाता है। तो इनका जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो रेशियो है, वो लेस देन 1% है, यानी कि 100 में से 99 लोग तो इनका वापस कर देते हैं और 1-आधा आदमी जो है इनका एनपीए हो जाता है, यानी कि वो चुका नहीं पाता उस लोन को। उसके बाद में जो इनका कासा रेशो है, यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और इनका जो कस्टमर बेस है वो भी लगभग 7.3 मिलियन, यानी कि 70,30,000 का करीब का है, कस्टमर्स का है। तो वो आप देख सकते हैं। अगर यार वीडियो पर नए हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट कि कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और ये तो सारा इस बिजनेस के बारे में था। उसके बाद में अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखना है तो उसका भी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो मैं हूं यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेंड और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो मार्केट शेयर अगर इस स्टॉक का देखें तो मार्केट कैप में इसमें 47,515 का है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है जी। उसके बाद में अगर इसका पीई देखें तो 31.9 और इंडस्ट्रियल पीई देखें तो 11.5, यानी कि इंडस्ट्री के पीई की तुलना में जो स्टॉक का पीई है वो ज्यादा है। दैट मीन कि वो ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। लेकिन बैंक वाले केस में पीई को ज्यादा नहीं मैटर, मतलब प्रेफरेंस देते। बैंक वाले केस में बुक वैल्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो 51.9 की है और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 1.25 की है, यानी अपने बुक वैल्यू के लगभग 1.5 गुने से भी कम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पे अंडर वैल्यूड है बुक वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि बैंक्स वगैरह में पी ना देख करके बुक वैल्यू ज्यादा देखते हैं। ये थंब रूल है। ठीक है जी। उसके बाद में डेट इक्विटी बैंक के केस में नहीं देखते हैं,
क्योंकि बैंक लिवरेज का धंधा है, उधार देने का धंधा, कैश फ्लो इनका कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। उसके बाद में आरओसी देखते हैं, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह 6.22 जो एक एवरेज सा है, और 4.24 यानी कि वो भी थोड़ा सा एवरेज सा ही है, तभी ये इतना सस्ता मिल रहा है, 64 रुपीज में मिल रहा है इसका जो स्टॉक है। पैग रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ है ये भी इसका, ठीक है जी। प्लस कुछ है नहीं, बाकी सारी चीजें एवरेज सी ही हैं, मतलब कुछ ज्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन अंडर वैल्यूड है, इसी वजह से अंडर वैल्यूड भी है। तो चलते हैं आगे, फिर देखते हैं इसका पी रेशो। पी में देखें तो इसका जो मीडियन पी है वो 20 का है लगभग, ठीक है जी। 20 का नहीं है, 5 इयर्स का है, तो इसको देख लेते हैं, 19 का है लगभग, 19-20 बराबर ही होगा लगभग। और वैसे इसका जो वो चल रहा है वो 31 का चल रहा है, यानी कि मीडियन पी से कंपेयर कर रहे हैं तो स्टॉक ज्यादा वो दिखा रहा है, ओवर वैल्यूड दिखा रहा है मीडियन पी से भी करके। उसके बाद में इसका अगर इसके अंदर वो देखें मोमेंटम वगैरह, तो 50 डीएमए और जो 200 डीएमए वाली लाइंस है ये इसको क्रॉस करके ऊपर जा रही है, यानी कि मोमेंटम था पहले, अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है स्टॉक। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और इसमें पीयर कंपैरिजन करें तो यार इसकी तुलना में जो इसके कंपटीटर हैं वो काफी बड़े हैं, जैसे आईडीएफसी तो 31 का है, पर ये एज कंपेयर टू अदर बैंक्स ये इसका जो पीई है वो काफी ज्यादा है, पी इसका काफी ज्यादा है। बट पी बैंक्स वगैरह की उनमें ज्यादा देखते नहीं है, बैंक्स वगैरह में नहीं देखते पी, उसमें पी भी देखते हैं। बाकी अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो भाई नेट प्रॉफिट तो इनका काफी घट गया है, 2400 से 2900 करोड़, 2900 से 1490 करोड़ का हो गया है। अब घट गया है, क्या घटा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। रेवेन्यू जो देखें इसका, तीस से 36 हो गया, रेवेन्यू तो ठीक चल रहा है, ये घटा कहाँ पे है। एक्सपेंसेस वगैरह में देखें तो हाँ, ये लगभग एक्सपेंसेस की जो अदर कॉस्ट परसेंटेज दी हुई है इसमें, ये लगभग 39 से 49 हो गई है, 10% बढ़ गई है। शायद इस वजह से इस पे इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल इसके जो नेट प्रॉफिट पे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसका कैगर देखें, कैगर इसका अभी -21% का है, 3 इयर्स में 19% का कैगर है। 3 इयर्स में तो ठीक है, पर शॉर्ट टर्म में ज्यादा अच्छा नहीं दिखा रहा। CWIP देखें तो इसका 0 है। अब आपकी और चीजें देखें इसमें, रिजर्व्स वगैरह काफी अच्छे हैं इसके, 30,000 रिजर्व तो खैर होंगे ही, ये पैसा पुसा तो होता ही है बैंक्स वगैरह में, कैश वगैरह। उसके बाद में बाकी कैश फ्लो इसका पॉजिटिव कर दिया इन्होंने, देखो बैंक -1900, 1200, 2314, कैश फ्लो फिर भी पॉजिटिव है। पता नहीं नेट प्रॉफिट घट रखा है बैंक का और कैश फ्लो पॉजिटिव किया हुआ है, थोड़ा सा ऐसा ही है। बाकी इसमें देखें अगर तो इसमें ये चीज बहुत अच्छी है, एक तो FIIs बहुत अच्छे हैं, DIIs 19% है, 25%, 19%, 9% गवर्नमेंट का भी है, 45% इसमें लोग हैं, 45% लोग बैठे हुए हैं इसमें। तो ओवरऑल देखें तो स्टॉक एक मीडियम टाइप का स्टॉक है, अभी ओवर वैल्यूड पोजीशन में है, और एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स काफी अच्छा है। जैसे येस बैंक वगैरह से अगर इसको कंपेयर करें, PNB वगैरह से करें, या और जितने भी बैंक्स हैं,
पंजाब एंड सिंध बैंक वगैरह, इन सबसे अगर कंपेयर करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड उनमें सबसे अच्छा है, सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे है। उसके बाद में अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो हम 1 डे में ये दिखा रहा है 3.05, यानी रेड जोन में है। इसमें भी रेड जोन में 1 वीक में, 1 मंथ में ये पॉजिटिव दिखा रहा है, 17% का रिटर्न है, यानी कि थोड़ा सा मोमेंटम आया है इसके अंदर। 3 मंथ में भी अच्छा है, 6 मंथ में भी ये बियरिश है, यानी शॉर्ट टर्म तो सही चल रहा है, ट्रेंड में है। बाकी लॉन्ग टर्म में 1 ईयर में नेगेटिव है 21%। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ठीक है, मिड टर्म में भी नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म में भी ये नेगेटिव शो हो रहा है। बाकी जो ज्यादा 3 साल वगैरह में थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अभी कुछ खास है नहीं वैसे। अभी देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में क्या हिसाब है इसका, कि 64.89%, 64.89 का इसका प्राइस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये देखो, जैसे 64 से नीचे पहला सपोर्ट 60 रुपए का है, फिर दूसरा 56 का है। रेजिस्टेंस में अगर देखें तो 70 का रेजिस्टेंस है सबसे पहले, 64 के बाद में 70 को अगर क्रॉस करता है तो 76 का है। उसके बाद में इसमें ईएमए वाली जो लाइन है, ये 20 ईएमए वाली लाइन के ऊपर है, यानी कि मैं कह रहा था ना शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 20 ईएमए को तो ये क्रॉस कर चुका है, यानी कि मोमेंटम तो है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा रहा है मोमेंटम, 53.60 का इसका आरएसआई है, यानी स्ट्रेंथ भी है थोड़ी बहुत इसमें, मोमेंटम के साथ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी है यानी। और यहाँ पे भी ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ऊपर को जा रही है यहाँ से क्रॉस करके, यानी कि रिवर्सल भी दे रहा है, ये रिवर्सल भी दिया है इसने। तो ओवरऑल थोड़ा सा मोमेंटम भी है शॉर्ट टर्म में, स्ट्रेंथ भी है और रिवर्सल भी दे चुका है, तो जा सकता है ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है मेरा। बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे सबसे बेस्ट स्टॉक लगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आईसीआईसीआई और इनको छोड़ दे, एचडीएफसी को छोड़ दे, तो छोटे जो स्टॉक्स हैं उनमें ये सबसे बेस्ट स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स में आपको पता ही है कि सबसे पहले कासा, जो करंट और सेविंग अकाउंट्स वगैरह, और जो लोन्स वगैरह सिक्योर्ड लोन होने चाहिए, उनका एनपीए बहुत कम होना चाहिए, जो कि इनका इसका है लेस देन 1% का है, वो बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू है ही, एसेट क्वालिटी अच्छी है, 1.5 गुने पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, सो डैट कि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। और पुराने हो तो लाइक और शेयर जरूर करो वीडियो को, जिससे कि लाइक और शेयर जब आप करते हो तो यार कहीं ना कहीं के मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया ढूंढने के लिए, कोई नई रिसर्च करने के लिए। सो आज के लिए इस स्टॉक में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।